तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब करवाया गया। तमाम दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया और उनकी कुल तादाद 33 है। ये दहशत गर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में। इस इंसिडेंट ऑफ जाफर एक्सप्रेस चेंजेस द रूल्स ऑफ द गेम। ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है, फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशत गर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ये तो बयान देने से डरते हैं दहशत गर्दों के खिलाफ। बाजवा को बाप बना लेते थे, लेकिन आज जो है उस इंस्टीट्यूशन को दफा करने का उसका तैयार नहीं है। और जो लोग जो है सियासत के लिए बाप बदल रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटी होगी? आप बात करते हैं एक नेशनल कंसेंसस की, लेकिन इसकी बजाय उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, सोशल मीडिया सवार है। ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। अगर कोई भी इसके अंदर शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। ये बदतरीन सिक्योरिटी फेलेवर है, हर लिहाज से मजम्मत करते हैं। हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। यूनिटी कंसेंसस आपस में नहीं बना सके, हमारा अपनी कमजोरियां वजह जो भी हो का फायदा ये दहशतगर्द उठा रहे हैं। लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैनुल-अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। ऑब्वियसली चाहे वो हुकूमत हो या हुकूमत के इत्तेहादी हो, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफर करना चाहिए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम फिर बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ उसके हवाले से बात करेंगे और तफसील से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे का रास्ता कहाँ से निकल सकता है। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने भी TV चैनल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जो था दहशतगर्दों के खिलाफ वो मुकम्मल कर लिया गया। उन्होंने तफसील ये बताई कि 11 मार्च को 1 बजे के करीब बोलान पास के इलाके में ये रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया गया और जाफर एक्सप्रेस को रोका गया। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये जो इलाका है ये बहुत इसकी टेरिटोरी जो है वो बहुत मुश्किल है, आबादी और रोड से बहुत दूर है जहां ट्रेन को रोका गया था। दहशतगर्दों ने जो पैसेंजर्स थे उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, ख़वातीन और बच्चे भी उसमें मौजूद थे। रेलवे हुक्काम के मुताबिक DGISP ने कहा कि 440 अफराद जो थे वो शामिल थे। उन्होंने फिर ये भी बताया कि ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और दूसरे रोज़ जो SSG कमांडोज थे उन्होंने भी हिस्सा लिया। ये भी दावा किया उन्होंने कि दहशतगर्द जो थे वो अफगानिस्तान में अपने सहूलतकार और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए राब्ते में भी थे। ये भी कहा कि 33 के करीब जो दहशतगर्द थे ये कुल उनकी माफ़ करिएगा तादाद थी और इन सबको हलाक कर दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई मासूम जो मुसाफिर है उसको नुकसान नहीं पहुंचा। बहुत अहम बात उन्होंने ये की, उन्होंने कहा कि ये जो वाक़या है इसने रूल्स ऑफ द गेम को तब्दील कर दिया है। बहुत बड़ा वाक़या था दहशतगर्दी का, मगर ये कहना ज़रूरी है कि ये कोई आइसोलेशन में तो हुआ नहीं। पिछले काफ़ी दिनों से, हफ्तों महीनों से हम देखते चले आ रहे थे कि तवातर से अटैक्स हो रहे थे बलूचिस्तान में। उनके ऊपर कितनी गुफ्तगू होती थी या होनी चाहिए थी या तवज्जो दी गई उन वाक़यात को, ये भी इस पर भी हम बात करेंगे। तो जब तक अब ये जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ तो ये भी पूछना ज़रूरी है कि जो इतने सारे छोटे वाक़यात हो रहे थे उनके ऊपर अगर कोई तवज्जो नहीं दे रहा था तो फिर शायद बड़ा वाक़या तो होना ही था। और ये कि आने वाले दिनों में अब इसका हल कहाँ से निकालना है और कैसे निकलना है, ख़ास तौर पे क्योंकि जब हम पार्लियामेंट के पिछले 2 दिनों की कार्रवाई देखते हैं तो सियासतदान जो है वो तो अपने मामूल के जो इल्ज़ाम हैं और तनकीद है उसमें ही मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, डायरेक्टर खुरासान डायरी के हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब ने, रहनुमाए BNP मैंगल, और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर राना साहब, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, वाक़या हुआ, बहुत बड़ा हुआ। वज़ीर आज़म साहब आज बलूचिस्तान भी एक दिन के दौरे पे पहुंचे हैं, सीनियर उनके साथ और भी वुज़रा हैं। पार्लियामेंट की भी सर आपने 2 दिन की कार्रवाई देखी होगी।
अभी भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है जो कि शायद अभी भी हमारी जो लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड्स, सिविल भी और बाकी भी, उनको अभी भी इस कितना सीरियस ये मसला है शायद समझ नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल अफर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। मामले की संजीदगी का अंदाज़ा आप बलूचिस्तान का इससे लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान में जब कोई हादसा या कोई वाक़या या कोई इस तरह का दिलखराश वाक़या पेश आ जाता है तो बलूचिस्तान थोड़ा बहुत जो है थोड़ी बहुत उसको स्पेस मीडिया में भी मिल जाती है, कुछ देर के लिए असम्बली में भी इस पर बातचीत हो जाती है, और अपने मसरूफ़ औकात में से वक्त निकाल कर जो वज़ीर आज़म हैं अपने किसी एक दो वज़ीर के साथ या वफाकी वज़ीर के साथ आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि मतलब जैसे वो मेरे ख्याल में बैरून मुल्क उनके दौरे ज़्यादा होते हैं, बलूचिस्तान उनका आना जाना कम होता है। बलूचिस्तान दे डोंट कंसीडर बलूचिस्तान एज अ पार्ट ऑफ अ फेडरेशन, उनके लिए बहुत छोटी कॉलोनी है जिससे वसाइल जितने भी हासिल हो सकते हैं वो लेने हैं। तो बलूचिस्तान के हवाले से गैर संजीदगी का मुजाहरा गुज़िश्ता 30 साल से तो बहुत ज़्यादा है। ये जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं बलूचिस्तान में, जो दिलखराश वाक़यात हैं बलूचिस्तान में, इंसानी जानें सबकी जानें कीमती हैं, इनका ज़या जो एक मामूली बात नहीं है। लेकिन इसके हवाले से कोई संजीदगी, कोई पॉलिटिकल अप्रोच, कोई रिकन्सिलिएशन का अप्रोच, कोई मसलत का अप्रोच कभी इस्लामाबाद ने अपनाया नहीं है। और उनके जो बिलखुसूस जो उनका बयानिया है, उनके जो आर्ड लाइन ऑकिश किस्म के उनके पास जो लोग हैं, 2-4 उन्होंने खुद जो डेवलप किए हैं, पैदा किए हैं, जो उनको अभी असम्बलियों में इंस्टॉल किया है, कभी निगरान वज़ीर आज़म बनाते हैं, कभी वज़ीर आला बनाते हैं। तो उनकी बातों से ये लगता है कि वो बलूचिस्तान के इस तनाज़े के ना तो सियासी पहलुओं से आगाही रखते हैं, ना इसके तारीखी पहलुओं से आगाही रखते हैं, ना इसके माशी पहलुओं से, ना इसके तरक्याती पहलुओं से, ना इसके सकाफती और दीगर जो समाजी पहलू हैं। क्योंकि ये जो तनाज़ा है इसके काफ़ी पहलू हैं। गो कि इसमें ये खून खराबा और ये बदसूरत किस्म का जो है फेज में दाखिल हो चुका है, लेकिन ये एक तनाज़ा है जो इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता 70 सालों से जारी है। तो इस्लामाबाद में अगर कोई संजीदा, सेंसिबल, विजनरी लोग होते तो वो इस मसले के हल के लिए इंटेलिजेंशिया को, इंटेलेक्चुअल्स को, अच्छी सी मीडिया के आप जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को सामने रखकर बलूचिस्तान के मसले का हल निकल आता। कोई बलूचिस्तान का मसला कोई दुनिया में जो है वो यकता, या बलूचिस्तान का मसला इस तरह का नहीं है कि ये दुनिया में अपनी नौयत का पहला तनाज़ा है किसी मुल्क के अंदर का। तो ये इस तरह के तनाज़ात के लिए जी सर, माफ करिएगा, जरा बाकी मेहमानों को भी गुफ्तगू में शामिल करें। आमिर राना साहब अभी शो में शुरू होने से पहले यही बात कर रहे थे एहसानुल्लाह टीपू साहब आपसे कि आपकी बात नहीं कोई सुन रहा, सुन लेते तो शायद आज हालात इतने खराब ना होते। सर बताइए क्या बात आप करते रहे हैं जो लोगों ने या किसी ने सुनी नहीं? देखिए मेरी बात तो रहने दें, मैं क्या कर रहा हूँ और एहसानुल्लाह टीपू इस्लामाबाद में क्या बातें कर रहे हैं और चंद एक लोग, लेकिन जो बलोच बातें कर रहे हैं उनको तो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये मसला बलूचिस्तान का है और सनाल्लाह बलोच साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके कई पहलू होंगे लेकिन कहीं से तो इसका हल शुरू करना है, और वो तो बातचीत ही है जिसको रियासत जो है उसको समझती है कि शायद ये बातचीत से बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। और बावजूद के नेशनल एक्शन प्लान में भी कंसेंसस था कि बलूचिस्तान में रिकन्सिलिएशन होगी, वो नहीं हो पाई। सब लोग जो भी थोड़ी सी सेंस रखते हैं, सियासी समझबूझ है या जिनको तनाज़ात का इल्म है, उन सबको ये मालूम है कि जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें कोई भी इंसर्जेंसी, टेररिज्म नहीं, इंसर्जेंसी जो है वो बातचीत के बगैर खत्म नहीं हुई। तो अगर ये कोई समझता है कि वो बातचीत के बगैर इस तनाज़े को खत्म कर लेगा तो फिर आपको बहुत बड़े खून खराबे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। श्रीलंका जैसे रियासत तो एक छोटे से इलाके के लिए अफोर्ड कर सकती है और उसको भी उसमें जो है 35 से 40 साल लगे, लेकिन बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल हटके और मुख्तलिफ है। अभी आपके नेबरहुड के अंदर हुआ कि तालिबान की इंसर्जेंसी जैसी भी थी वो कामयाब हुई है। अभी हालिया दिनों के अंदर कोलंबिया के अंदर जो मुज़ाकरात के जरिए चीज़ों के हल की तरफ गए हैं, मंगनाओं के अंदर ये भी रिसेंटली सारी चीज़ें हुई है। कोई भी इंसर्जेंसी बातचीत के बगैर खत्म नहीं होती और बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जो है एतमाद साजी भी इतना आसान काम नहीं होता। उसमें बहुत सारे मराहिल हैं, तारीख है, कल्चर है, तनाज़े के पहलू हैं और एक इमोशनल स्टेट होती है कौमों की, सोसाइटी की, तो उसको पहले समझना पड़ता है कि वो किस स्टेट के अंदर है। बिल्कुल अगर आप उसको समझते हैं कि आप आसानी से चीजों को हल कर लेंगे और आप आएंगे
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे किसी कॉलेज में या किसी जगह पे और मसला हल हो जाएगा और लोग एग्री कर जाएंगे, तो ऐसे तो तनाज़ात हल नहीं होते। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और एहसानुल्लाह टीपू साहब को भी हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब से, एहसानुल्लाह टीपू साहब से और आमिर राना साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं ये जो वाक़या पेश आया बलूचिस्तान में। टीपू साहब, आपने बाकी दोनों की गुफ्तगू सुनी, बट ऑब्वियसली सर क्योंकि आप तो बहुत गहरी नज़र रखते हैं ऑन द काउंटर टेररिज्म एस्पेक्ट, सर बलूचिस्तान में पिछले दिनों में लग ये रहा है कि जैसे बहुत कैपेसिटी बढ़ गई है BLA की, या जो कलदम बाकी तंजीमें हैं जो दहशत गर्दी कर रही हैं, इनकी अब मेरे ख्याल में इफेक्टिवनेस, अब आई डोंट नो व्हाट आर द वर्ड टू यूज, तो अब तो TTP से ज्यादा ये लोग खतरनाक लग रहे हैं। और रियासत ने कुछ इसको समझा भी है कि ये इनकी इतनी कैपेसिटी बढ़ गई है, हम क्या करें? रियासत की जो सोच है तो वो मैं यानी वो जो यहाँ पे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वो जब गए थे तो उनकी ये सोच है, यानी जिस आपने कहा कि वो कैसे उसको देख रही है रियासत कि ये एक SHO की मार है, तो ये जो कल का वाक़या है ये कड़ी है, फ्यूचर में मजीद भी वो वाक़यात होंगे क्योंकि स्टेट की तरफ से हमें रिस्पांस कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। एक यहाँ पे जो सोच पाई जाती है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी तालिबान कर रहे हैं या जो बलूचिस्तान में जो बलोच आर्म्ड सेपरेटिस्ट कर रहे हैं, तो ये पेरिफेरी के इशूज़ हैं। ये जो मेन लैंड पाकिस्तान जो उन्होंने यहाँ पे खुद डिवाइस किया है कि उन पर इम्पैक्ट आ नहीं रहा, और यहाँ पे हम बाकी जो मामलात हैं जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं यहाँ पे और ये इकोनॉमी, उनको पहले फिक्स करेंगे, उसके बाद फिर इनकी तरफ जाएंगे। और ये वाली जो सोच है, इन्होंने इतनी स्पेस वहाँ पे दी हुई है जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं कि उन्होंने खुद को स्ट्रेंथन भी किया। आप उनका बिल्डअप देख लें तो TTP को तो हम अक्सर आप ही की शो में उसको वो उस पर बात करते हैं, तो वो तो आपको साउथ KP में, खैबर पख्तूनख्वा की कुछ और इलाकों में वो काफ़ी विजिबल है, हर जगह पे आपको नजर आते हैं। आज भी यानी बहुत बड़ा हमला होता, 10 के करीब जो खुदकुश हमलावर थे, जंडोला का इलाका है जो बिल्कुल गेटवे है साउथ वजीरिस्तान का, वहाँ पे FC फोर्ट पे उन्होंने हमला किया, लेकिन काफ़ी टाइमली और इफेक्टिव रिस्पांस था सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से और सबको न्यूट्रलाइज किया गया किले से बाहर। लेकिन आप सिर्फ कैपेसिटी देख लें कि एक हफ्ता पहले बनू में हमला होता है, उसमें 16 के करीब सुसाइड बॉम्बर्स, ये जो BLA की तरफ से हुआ है तो उसकी जो तादाद आ रही है कि 35 के करीब है, और ये जो आज का हमला हुआ है 10 के करीब। यानी पाकिस्तानी जो रियासत है ये पूरे यानी वो एक जंग की हालत में है, बिल्कुल 2 सूबों में यानी। और यहाँ पे जो हमारी वो है कि जिस कैजुअल तरीके से, नॉन सीरियस तरीके से हम इसको ले रहे हैं, सिर्फ आप पॉलिटिशियन को तो हम अक्सर ब्लेम करते हैं, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका आप रिस्पॉन्स देख लें, यानी उनका कहाँ पे हमें इफेक्टिव रिस्पॉन्स नजर आया। चले आप KP अब इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में बिजी हैं, पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट आपकी तरफ से हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपकी पूरी एक यानी सिक्योरिटी एक अलग से एस्टेब्लिशमेंट है और मतलब सिक्योरिटी लेयर्स हैं डिफरेंट KP में, बलूचिस्तान में, उनको भी आपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट पे लगाया, उनका काम सिक्योरिटी को संभालना। तो मेरे ख्याल में कि ये नॉन सीरियस एटीट्यूड जब तक रहेगा तो ये जो हालात हैं ये बलूचिस्तान के भी ऐसे ही रहेंगे, बल्कि मजीद खराब होंगे और KP में भी। सेनेटर साहब, सर ऑब्वियसली जैसे आपने और आमिर साहब ने अभी बात भी की कि इस मसले का हल तो ढूंढना पड़ेगा, और आमिर साहब ने कहा कि गुफ्तगू ही करनी पड़ेगी, दुनिया में कहीं कोई इंसर्जेंसी ऐसी नहीं है जो गुफ्तगू के बगैर, मुज़ाकरात के बगैर ख़त्म हो। तो सर कोई इसके आपके ख्याल में, आपके दिमाग में कोई इसके कॉन्टूर्स हैं कि ये कैसे होगा? आप गुज़िश्ता रोज भी मैं आपको सुन रही थी एक टॉक शो में जिसमें आपने शायद सवाल उठाया इस हवाले से कि ये जो इस वक्त हुकूमत है बलूचिस्तान की, उससे तो गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो सर फिर इफ नॉट दैट तो फिर कैसे होगी, किस तरह शुरू होगी, कौन शुरू करेगा, कुछ रोशनी डालें। उसकी बुनियादी वजह जो मैंने कल बात की थी कि जो मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान है ये इसलिए कि ये पार्टी हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, ये बेनिफिशरी हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के, जहां पर सियासी जमातों को जो है पसे पुश्त डाल दिया गया है, इंजीनियर किस्म के इलेक्शन हुए हैं। तो ये जो आपके सामने जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं उनके अंदर ना तो लेजिटिमेसी है, ना कैपेसिटी है, ना इंटेंशन है। ये तीनों चीजें जब नहीं है तो ये बलूचिस्तान के मसले पे ये पेशरफ्त कर ही नहीं सकते। बात रह जाती है कि जो किस तरीके से कैसे आगे बढ़ना है। जिस तरह आमिर साहब ने भी अभी रिसेंटली बात की कि अभी मैं आपको एक रिसेंट सी मिसाल दे दूं। देखें, जब कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ात जब छोटे निचली सतह पे थे, कमजोर था बलूचिस्तान का ये तनाज़ा, कमजोर नहीं था, उसमें ये शिद्दत इस लेवल की नहीं थी। हमने बलूचिस्तान कमेटी का मैं हिस्सा था,
हमने वो सारे इश्यूज बलूचिस्तान के फ्रेम किए जो मैंने पहले आपको बताए, वो सियासी, समाजी, माशी, माशरती, तरक्याती, सकाफती, जोग्राफियाई सारी चीज़ें, वो वसाइल के हवाले से वो उस वक्त हमने फ्रेम किए, उसके ऊपर रिकमेंडेशंस भी बनी, बट अनफॉर्चुनेटली उसको वीटो कर दिया गया और नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत का वाकया हुआ। उसके बाद अब ये 20-25 साल में, मैं तो कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इतना डेली बेसिस पे ये वायलेंस के इंसिडेंट्स को इतना रिकॉर्ड भी नहीं करता, नहीं देखता, आई डोंट नो किसकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है, लेकिन ये कि बलूचिस्तान के नौजवानों में इतनी नफरत बढ़ी है और हर घर में से मुतासिर हुआ है, तो हर घर से कोई ना कोई आदमी जो है हमदर्दी पैदा हो गई है बलूचिस्तान की इस तहरीक के लिए, इस इंसर्जेंसी के लिए। तो जब इस लेवल पे, इस नैच पे चीजें पहुंच जाती हैं, तो फिर मेरे ख्याल रियासत को फिर भी ताकत के इस्तेमाल करने की बजाय इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मॉडल को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली चाइना ने जो है म्यांमार में, जो वहां पर आर्म ग्रुप्स थे, जो वहां पर एक बहुत बड़ा काफी अरसे से उनके दरमियान स्ट्रगल चल रहा था, तो वहां पर चाइना ने मीडिएट किया, क्योंकि चाइना के वहां पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उन्होंने मीडिएट करवाया, उनके दरमियान सीज फायर करवा दिया। एक और मॉडल, अभी मिसाल मैं सीज फायर की आपको दूं, अब्दुल्ला ओजलान जो इस वक्त तकरीबन कोई 25-30 साल से जो है तुर्की में कैद हैं, उनके हवाले से वहां पर पीकेके ने सीज फायर किया, अभी तक डिसआर्ममेंट नहीं की है, लेकिन वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि तुर्की में जब इंतखाबात हुए थे वो रिग्ड नहीं हुए थे, वहां पर इलेक्शन जो है वो जाली नहीं हुए थे, वहां 54 के करीब प्रो कुर्दिश, ये जिस तरह हम बलोच कॉम्परस जमातों के रहनुमा, इस तरह के लोग उस पार्लियामेंट का हिस्सा थे। उस पार्लियामेंट के लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ या एर्दोगान की गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत को आगे बढ़ाया कि हमने इस जंग को, इस तनाजे को खत्म करना है, कम करना है, जो तुर्की के सिक्योरिटी कंसर्न है वो खत्म करने हैं, जो कुर्दों के तहफुजात हैं। तो देखें इसमें जो रोल प्ले करता है वो आपकी पॉलिटिकल एलीट, सेंसेबल पॉलिटिकल एलीट करती है, लेजिटिमेट पॉलिटिकल एलीट करती है। तो वहां पर जब तुर्की में ये किया तो मॉडल हमारे पास बहुत हैं, लेकिन इस्लामाबाद की नीयत नहीं है। जिस तरह आप देख रहे हैं, मुझे कि खुदा न खास्ता मैं खुद 20-30 सालों से मैं इस कॉन्फ्लिक्ट के मुख्तलिफ फेजेस का खुद विक्टिम भी रहा हूं, इसके हिस्से भी रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये अप्रोच जो कल परसों की बातें मैं सुन रहा हूं, ये मुझे बलूचिस्तान में बहुत बड़े खून खराबे की तरफ, और आमिर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि इंसर्जेंसीज को आप कभी भी ऑपरेशंस के जरिए से, ताकत के जरिए से दबा नहीं सकते, क्योंकि उनमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो आपको इसका किसी सोल्यूशन, वो पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढनी पड़ेगी, डायलॉग करना पड़ेगा, नेशनल डिबेट करना पड़ेगा। मीडिएशन के लिए आपको 1-2 जिम्मेदार शायद मुल्कों की भी जरूरत पड़ रहा है, ले आए, लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बात जी नाज़रीन, यहां पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं एहसानुल्लाह टीपू साहब से, सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब से और आमिर राना साहब से, और हम उनसे बात करें बलूचिस्तान के हवाले से। आमिर साहब, अभी सेनेटर साहब ने बहुत अहम बात की, बट आई वुड लाइक टू नो कि आप उससे इत्तेफाक करेंगे कि नहीं, कि उनके ख्याल में ये लिजिटिमेट पॉलिटिकल एलीट होगी तो मसला आगे बढ़ेगा। उन्होंने तुर्की का एग्जाम्पल दिया है यहाँ, और दूसरी जो उन्होंने बात की कि कोई नेबरिंग मुल्क हो सकता है, वो मदद कर सकता है, न्यूट्रल पार्टी जिसको हम कह सकते हैं। तो सर मेरा तो यहाँ पर ये सवाल भी होता है कि कौन दिलचस्पी लेगा हमारे मसाइल में। जी अब आप बिल्कुल ठीक है। देखिए, तुर्की की तो हम शायद सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि सीरिया के साथ जुड़ी हुई है और वहाँ के जो कुर्दिश ग्रुप हैं उनकी रिकन्सिलिएशन चल रही है उधर। तो उससे हटके बुलेट पॉइंट्स में बात करते हैं। बलूचिस्तान का इशू बुनियादी तौर के ऊपर ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक इशू है और एक पावर एलीट के माइंडसेट का इशू है, जो ये अभी तक ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर एक कोहेजन होनी चाहिए। कोहेजन का मतलब यूनिफिकेशन के तौर पे। पहले ये यूनिफिकेशन जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर थी, अब इकोनॉमी के अंदर भी है, पॉलिटिकल भी है। उसमें उस यूनिफिकेशन के लिए उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो वो उस हद तक जाती है। तो जाहिर है कि ये बड़ी मस्कुलर किस्म की यूनिफिकेशन है। इससे जो डाइवर्स जो सोसाइटीज हैं एथनिकली, रिलीजियसली, वो नहीं चल सकती। दूसरा, पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ इशारा कर रहे थे सना भाई, तो वो उसका हुजम इतना बढ़ गया है, उसकी इतनी डायनामिक्स है, उसका माइंडसेट है, ये दोनों मिल गए हैं और इसमें कोई काम की और सेंस की बात ना सोचता है। अगर कोई इनके सामने करे तो उसको समझ नहीं पाता वो। मसलन बोलान के अंदर ये जो अटैक है, ये 2 साल में 17वां अटैक है, 17,
اور اس میں 7 مرتبہ جو ہے اس ریلوے ٹریک کو اڑایا گیا. اس میں یہ کئی ہفتے جو ہے ٹرین معطل رہی ہے. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہو گیا ہے, اٹیک ہوا ہے. اس کے بعد سے آپ کو پورے صوبے کے اندر جہاں جہاں سے بھی ریل گزرتی ہے اور چھوٹے سے پیسے گزرتے ہیں بلوچستان کے, تو وہاں پہ اس کی آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اب کیا ضرورت ہے. لیکن جو ذمہ دار ہیں ان کے پولیٹیکل اکانومی کا جو ڈیزائن ہے اس میں یہ چیزیں فٹ نہیں بیٹھتی. مثلاً اگر آپ حل پوچھ رہے ہیں بار بار, اور یہ بہت سارے لوگ جو پاور ایلیٹ کے اور یہ سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی بار بار کہتے ہیں جی کہ حل بتائیں, تو آپ حل سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حل اگر اس کو آپ نے کرنا ہے تو آپ کو 3 سطحوں کا امیڈیٹلی سادہ سا حل میں تجویز کر رہا ہوں کہ امیڈیٹلی کوئی ڈائلاگ کرنا ہے. ایک ڈائلاگ جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ, سینٹ, کنسرن پولیٹیکل پارٹیز, وہ مہارنگ بلوچ کے ساتھ, اختر مینگل کے ساتھ, مالک بلوچ کے ساتھ. اگر مولوی ہدایت الرحمان کو سمجھ آ گئی ہو کہ اس نے کیا کیا وہاں گوادر میں, اس کے ساتھ کیا ہوا, تو اس کو بھی شامل کر لیں تو ایک ڈائلاگ ان کی سطح کے اوپر. وہ بھی سمجھ رہے ہیں سر, اب ان کو بھی شاید سمجھ آ رہی ہے. تو دوسرا پھر براڈ بیس بلوچستان, ایک تو بلوچ کے ساتھ ہونا چاہیے, پھر بلوچستانیوں میں ڈائلاگ ریاست کا ہونا چاہیے, اس میں پختون بھی ہو اور باقی جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی. یہ اس کو لیئر در لیئر اس کو آپ کو ڈائلاگ کو بڑھانا پڑے گا. تبھی جس میں بی ایل اے تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بی ایل اے بات کر لے گی, اور یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں مذاکرات کی بات وہ بی ایل اے سے بات کرنے کی کریں. وہ بی ایل اے سے بات نہیں کرنی, وہ بلوچ سے بات کرنی ہے. اس کے طریقے ہزاروں ہیں, اور اس کا ریاست نے جو طریقہ اپنایا ہے کہ کالجز میں, یونیورسٹی میں جا کے ان کو لیکچر دینا اور یہ سمجھنا کہ ان کے 3 سوالات 4 سوالات لے کے ان کی بھڑاس نکل جائے گی اور پیسیفائی ہو جائیں گے سینٹیمنٹ. اس طریقے سے سمپلسٹک اپروچ سے چیزیں نہیں ہوگی. براڈ بیس ڈائلاگ جب ہوگا اس میں چیزیں ایگری ہوں گی, اس میں سے پولیٹیکل اکانومی کا اسٹرکچر ٹوٹے گا. اس میں آپ کو پولیٹیکل کرائسس ختم کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کمپرومائز کرنی پڑیں گی. تو یہ شاید فارمولا جو باقی پاکستان کے اندر جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں آپ کو تھوڑا سا مختلف اڈاپٹ کرنا پڑے گا, لیکن اس کے لیے نیت چاہیے. اگر ابھی بھی یہ نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر معاملات جو ہیں اس سے زیادہ خراب ہو جائیں, بہت دیر ہی نہ کہیں ہو جائے. جی ٹیپو صاحب, یہ تو پولیٹیکل پروسیس کی بات ہو گئی, مگر ساتھ میں یہ بھی سوال ہے کہ یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی ہے ریاست کی, اس میں بھی کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے. دے آلسو نیڈ ٹو اپڈیٹ دیئر تھنکنگ. جس طرح یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو تھی, محمد یوسف صاحب ہمارے این ایس اے تھے, اس نے کوئی لانچ کی تھی, لیکن مجھے ابھی تک اس کا پتہ نہیں کہ اس کا کیا ہوا. ابھی بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ نیکٹا کی طرف سے کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بن رہی ہے جس میں جو کائنیٹکس ہیں وہ ان کا ریشو کم ہوگا. جو باقی جس طرح پولیٹیکل ریکنسلیشن کی بات ہوئی, سوشل انگیجمنٹ کی بات ہوئی, اور اس طرح کے جو گروپس ہیں لکھنے سے نہیں ہوتا نا, کرنا بھی ایگزیکٹلی. تو پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں فائلز میں دب جاتی ہیں, گراؤنڈ پہ وہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو کاؤنٹر ٹیررزم جو پالیسی ہے, تو ابھی تک مجھے خود بھی, جس طرح ریفیوجی یہاں پہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ 40 سال سے ہم ہوسٹ کریں, بلکہ 50 سال سے, اور حقیقت بھی ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ریفیوجی لا نہیں ہے. جب بھی بس ریئیکشن میں آ جاتے ہیں ہم لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی آپ کے پاس ایز سچ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. اگر ہے تو ان اداروں کے پاس ہے جو کہ سیولین کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. ایک اور جو مسئلہ ہے یہاں پہ کہ کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے, کنفیوژن کی بات ہو رہی ہے, اس میں یعنی ہمارے ہیں یہاں پہ انٹیریئر منسٹر صاحب محسن نقوی صاحب. تو مجھے محسن نقوی صاحب کی کوالیفیکیشن بتائے کہ کیا وہ اہل ہے کہ اس کو انٹیریئر منسٹر بنایا جائے. سر اب 2 اور آ گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اسی لیے تو شاید انہوں نے پرویز خٹک صاحب اور طلال چودھری صاحب کو انٹیریئر منسٹری میں شامل کر دیا. تو پی ٹی آئی کے دور میں وزیر دفاع تھے, وہ خود لوگوں سے کہتے تھے کہ یار یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں کچھ فوجی صاحبان جو ہیں باہر, جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہے, میونخ سیکورٹی کانفرنس, جس میں دنیا کے وہ سیکورٹی جو مائنڈز وہ ہوتے ہیں, تو میں وہاں پہ نہیں جاتا, مجھے یہاں پہ رہ کے پاکستان میں. تو اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں, پاکستان میں ہی رکھ رہے ہیں, آپ اسی پہ آپ شکایت کر رہے ہیں. تو اس میں اس طرح کے لوگوں کو جس کا کوئی سیکورٹی بیک گراؤنڈ ہو اور کریٹیکل ایشو, اور وہ پھر بلوچستان جا کے کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یہ تو ان کی سوچ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مذاق اڑانے یا وہ کہ نہیں ہم تو بہت پاورفل ہے, بہت کمزور, ان کی انڈرسٹینڈنگ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی یہی ہے ان کی. اور ان کی کوالیفیکیشن میں اس کی وہ دیکھ لیں تو وہ یعنی کرکٹ اسٹیڈیم وہ بنا رہا ہوتا ہے, کبھی فلائی اوورز, ان کی پوری یعنی یہی ہے کوالیفیکیشن. اور جس اہلیت پہ وہ بنا ہے تو وہ اہلیت بھی سب کے سامنے کہ یہاں پہ تو رشتہ داریاں نبھائی جاتی ہیں. یہ پوری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے تو اس میں تو آپ کیبنٹ بھی دیکھ لیں
تو تایا ماما چاچے وغیرہ وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے, فاٹا کا بھی ایشو ہے. میں صرف ایک مثال دوں, مبارک زیب ہیں ہمارے ایم این اے بن کے وہاں سے باجوڑ سے, تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ان کی ایک کوالیفیکیشن صرف ایک جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو 26ویں آئینی ترامیم جو اس میں انہوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا, تو وہاں پہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی کہ ہم آپ کو مشیر بنائیں گے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر بنائیں گے. اب ان کو یعنی اسسٹنٹ بنایا گیا ہے قبائلی امور کے لیے, اور میں خود قبائلی ہوں, میں وزیرستان سے ہوں, تو یہ اپنے علاقے میں یعنی ان کی ریکگنیشن نہیں ہے, باجوڑ سے وہ تعلق رکھتا ہے. باقی تو چھوڑیں کہ وہ وزیرستان جائے اور وہاں پہ اس طرح کی بات کریں کہ ہاں یہاں پہ جو معاملات ہیں سیکیورٹی کے ہیں, سوشل جو ایشوز ہیں کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے مجھے پرائم منسٹر نے بھیجا ہے. تو یہ آپ یعنی فاٹا کے لوگوں کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں, اور کافی مذاق ہو بھی چکا ہے. کبھی مرجر کے نام پہ ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں ہم کریں گے اور وہ کچھ نہیں ہوا. ابھی اس طرح کے لوگوں کو آپ مسلط کر رہے ہیں, اور یہ صرف ابھی نہیں, یہ پچھلا جو عمران خان کا دور تھا اس وقت بھی ایسے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا اور اس کو پھر منسٹر بھی بنایا گیا کہ اپنے یہ گاؤں میں ان کی پہچان نہیں تھی, کوئی ریکگنیشن نہیں تھی. تو وہ جو ثنا صاحب نے بات کی کہ پولیٹیکل لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل فورسز کو آنا چاہیے, جن کی کریڈیبلٹی ہو, جو لوگ اس کو سنیں. یہ جو اس طرح کے پولیٹیکل فیگرز ہوا کرتے تھے ماضی میں, تو یہ برج ہوا کرتے تھے اسٹیٹ اور مقامی لوگوں کے بیچ میں. ابھی آپ نے خود اس جو برج ہے اس کو اڑا دیا ہے, تو اب بیچ میں وہ کمیونیکیشن, وہ جو کریڈیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے کیبل کار لٹک گئی, وہ لٹک گئی ہے, اور اب کوئی نیچے نکالنے کے لیے وہ بھی پھنس گئی ہے. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. اس کے ریسکیو کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو ریسکیو کس نے کرنا ہے. جی سینیٹر صاحب, سر اب بتائیں کہ obviously آپ لوگ پولیٹیکل ڈائلاگ کی تو بات کرتے ہیں, بٹ سر یہاں میرا بھی ایک سوال ہے, اور آپ لوگوں کی گفتگو سن کے یہ سمجھ آیا ہے کہ شاید اس پولیٹیکل ڈائلاگ سے پہلے قدم لینا پڑے گا اپنی سنجیدگی دکھانے کے لیے, مسنگ پیپل کے ایشو پہ کوئی پروگرس ہونی پڑے گی, اس کے بعد ہی شاید ڈائلاگ کہیں چلے. بالکل عارفہ صاحبہ, اس میں دیکھیں ہمارے قومی اداروں کی بہت بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں معاملات کو اس نیچ تک پہنچانے میں ہمارے قومی اداروں کا بہت بڑا کردار ہے, یعنی منفی کردار ہے. میں براہ راست نام نہیں لیتا, پتہ نہیں بلوچستان والوں پہ ویسے ہی سزائیں بہت ہیں ہمارے اوپر, توہین عدالت کا کوئی کیس نہ بن جائے. اگر سپریم کورٹ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے سے, جب سے ہم مسلسل وہاں حاضر ہوتے گئے, یا لاپتہ افراد کے متعلق کمیشنیں بنی تھیں, ابھی سردار اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں 2 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک کمیشن بنی, اس کا بھی رپورٹ غائب کر دیا گیا. اگر یہ قومی ادارے بلوچستان کے یہ انسانی حقوق سے متعلق معاملات میں پیش رفت کرتے, یہ بہت بڑا سی بی ایم ہوتے, اور یہ شاید بلوچستان کے لوگوں کو ریاست کے تمام اداروں سے اتنا متنفر نہ کرتے. ویسے تو بلوچستان میں لوگ, بلوچستان کی آبادی, بلوچستان کا نوجوان وہ ریاست کے تمام اداروں سے متنفر ہے. لیکن اگر ہماری یہ قومی ادارے جس میں جوڈیشری ہے یہ اپنا رول پلے کرتی, تو سی بی ایمز جو ہے وہ بجائے پولیٹیکل سائڈ سے ہم کسی کو منت کرتے, تو شاید یہ ایک احسان ہو جاتا ہے اس ریاست پہ, قوم پہ اور عوام لوگوں پہ, کہ وہ یہ سی بی ایم کی صورت میں یہ جو ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے, یہ شاید پہلو جو ہے بلوچستان کے میں سی بی ایم کا ایک ذریعہ بنتا. اس کے علاوہ سی بی ایمز میں دیکھیں جو سیکیورٹی فورسز کی پریزنس ہے, میں بلوچستان کمیٹی کی رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اس وقت, میں اس کا ممبر تھا, اس کی ساری ریکمنڈیشنز ہم نے ڈیولپ کی. ایک سب سے بڑی ریکمنڈیشن بار بار وہ یہ آئی کہ بلوچستان کے اندر ڈی ملٹرائزیشن ہونی چاہیے, سیکیورٹی اپریٹس کا پریزنس جو ہے وہ کم کر دینا چاہیے, تاکہ لوگوں کے اندر یہ فیلنگ ہی ختم ہو کہ ہم ہر الگ ہیں, آپ ہمیں زبردستی آپ نے سنبھالا ہے. سرحدوں پہ ختم ہو, سڑکوں پہ ختم ہو, لیکن انفارچونیٹلی وہ بہت زیادہ بڑھ گیا بجائے کہ کم ہونے کے. وہ سی بی ایمز میں ایک تھا, اور پوری دنیا میں جتنے بھی کانفلکٹس یا تنازعات ریزالو ہوئے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ سی بی ایمز میں انسانی حقوق ہوتا ہے, سیکیورٹی جو ارینجمنٹس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو ریاست کا جو اپنا یہ جو ہم نے کہا کہ انتخابات کے ذریعے سے الیکشن کمیشن ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے, یہ بہت بڑا سی بی ایم کا کردار ادا کر سکتا ہے اگر یہ کہتا کہ میں نے کسی کی بات نہیں سننی, میں نے پاکستان کے اندر صاف اور شفاف انتخابات کرنے ہیں. دیکھیں ادارے سارے, میں نے کل یہ بات کی ٹی وی پہ, ادارے سارے یرغمال ہو گئے ہیں. آپ ایک ٹرین کے اوپر رونا دھونا ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر ادارے مکمل طور پر یرغمال ہو گئے ہیں. اگر یہ ادارے اپنا صحیح کردار ادا کرتے گزشتہ 10 سے 15 سالوں میں, یہ لوگوں کو کسی نہ کسی سطح پر انصاف دیتے, یہ سی بی ایم کا ذریعہ بنتے, اور عوام کا جو اعتماد تھا, اگر ایک ادارے سے متنفر اور ناراض تھے تو باقی 5-6 اداروں پہ اعتماد کر لیتے. پارلیمنٹ ناکام ہوئی ہے, عدلیہ ناکام ہوئی ہے, الیکشن
नाकाम हुआ है, और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस उनसे हवाले से, तो ये इसीलिए जो CBMs हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन CBM क्योंकि वो पॉलिटिकल डायलॉग हो नहीं रहा, तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी फेल्ड हो गए हैं कि वो अपनी तरफ से कोई इस तरह का इनिशिएटिव लें, इस तरह की इब्तिदाइयां करें और वो अवाम को जो है किसी न किसी सतह पर बलूचिस्तान के अवाम को रिलीफ दें, ताकि कम से कम वो दूरियां थोड़ी सी कम होती जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।